द लाइट ऑफ थॉर, एक मशहूर छाती कवच जो जल एनर्जी कणों से मोहित था। यह एक सम्मोहक विषय गियर है। अभिमन्यु ने अपने आप में सोचा। अचानक उसने कवच की तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा। उसने कवच के टुकड़े को घुमाया और देखा कि एक बटन के नीचे क्रिस्टल का एक चक्र डाला गया है। घेरा लगभग एक नाखून के आकार का था। अभिमन्यु के भाव बदल गए। अरे ये तो नकली है, उसने सोचते हुए सिर हिलाया और फिर अचानक रुक गया। ठीक है, अगर ये असली है तो इसकी रक्षा के लिए वो किसी और मजबूत जादूगर को जरूर भेजेंगे। ये सोचते हुए उसने कवच के टुकड़े को फर्श पर फेंक दिया और रेणुका जादूगर के शरीर की फिर से जांच करने लगा। उसके दाहिने पैर पर एक ब्लैक बेल्ट था और स्लॉट्स धातु के चाकू से भरे हुए थे जो सर्जरी डिवाइस की तरह दिखते थे। उसे एक सफेद बॉक्स भी मिला जो लगभग 1 उंगली के आकार का था। अभिमन्यु ने बेल्ट को अपने पैर से हटा लिया और अधिकांश वस्तुओं को स्लॉट से हटा लिया। उसने सफेद बॉक्स को पकड़ा और छोटे ताले को घुमाकर खोल दिया। बॉक्स के अनलॉक होने के बाद उसमें से एक सफेद चमड़े का स्क्रॉल निकला। अभिमन्यु ने स्क्रॉल उठाया और उसे खोला। उसने उस पर लिखे फॉर्मूले और आंकड़े देखे। उसमें एक अंगूठी का ग्राफ भी बना हुआ था और उसके बगल में लिखी जानकारी बहुत मुश्किल लग रही थी। स्क्रॉल के ऊपर एक टाइटल था और उस पर लिखा हुआ था, रिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जब चांदनी चमकेगी तो तुम्हारे लिए जंगल का दरवाजा खोल दिया जाएगा। ये एक विशेष गियर का खाका है। अभिमन्यु ने खाके को पहचान लिया। ठीक है, मेरे लिए ये बेकार है, लेकिन मैं इसे किसी और चीज के लिए इसका सौदा कर सकता हूं। अभिमन्यु ने सोचा और उसने ध्यान से स्क्रॉल को सील कर दिया। उसे सफेद धातु के बक्से के अंदर बंद कर दिया। उसने बक्से को घुमाया और देखा कि उसके बीच में शब्दों की एक छोटी सी रेखा लिखी हुई है, फ्लाइंग वाटर, शांति की अंगूठी। अभिमन्यु ने फिर से सोचा। उसने सभी मूल्यवान वस्तुओं को अपने पास जमा किया और उठ खड़ा हुआ। उसने शवों को लात मारी और अपने हाथों को सफेद कपड़े के टुकड़े से पोंछा। तो वे फ्लाइंग वाटर ग्रुप से हैं। अब समझा, अभिमन्यु बुदबुदाया। अभिमन्यु इस ग्रुप को जानता था। यह कभी एक मजबूत जादूगर ग्रुप हुआ करता था जो अपने जल विशेष वस्तुओं और गियर के लिए मशहूर थे। हालांकि विभिन्न कारणों से वर्षों में उनकी ताकत और शक्तियों में कमी आई थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उनके मंत्र और ध्यान के मेथड को स्टडी करना बहुत मुश्किल था। इसलिए ग्रुप ने केवल कुछ ही जादूगर स्टूडेंट्स को चुना था जो स्कूल में आवश्यकताओं को पूरा करते थे। नए रक्त की कमी के कारण फ्लाइंग वाटर में जादूगरों की संख्या में भी गिरावट आई थी। उनके पास वर्तमान में केवल 1 या 2 लिक्विड स्टेज जादू होने चाहिए। उनके लिए अभिमन्यु को ट्रैक कर पाना लगभग असंभव था। फ्लाइंग वाटर की स्थिति कालचक्र जैसी ही थी। हालांकि कालचक्र विद्यापीठ के पास अनमोल खजाना था और बाहरी लोगों को अभी भी इसके नाम से डर लगता था। जादूगरों की दुनिया में कई जादूगर ग्रुप्स थे जो फ्लाइंग वाटर के समान थे। उनमें से कुछ जादूगरों द्वारा बनाए गए थे जिन्होंने समान रिसर्च प्रोजेक्ट को साझा किया था। अभिमन्यु ने पहले ही स्कूल छोड़ दिया था और उसने किसी भी अग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया था, इसलिए वो किसी भी जादूगर ग्रुप में शामिल होने के लिए आजाद था। अधिकांश गायब हो रहे जादूगर ग्रुप्स में जादूगर स्टूडेंट्स की कमी थी, क्योंकि उनके मंत्र या ध्यान मेथड पर स्टडी करने की आवश्यकता बहुत अधिक थी। अभिमन्यु की योजना अधिक से अधिक छोटे ग्रुप्स में शामिल होने और उनका ज्ञान हासिल करने की थी। अगर अभिमन्यु डेटाबेस में अधिक ज्ञान जमा कर सकता है तो चिप का एनहांसमेंट फंक्शन इसी तरह मजबूत हो जाएगा। साथ ही वो जितने अधिक विशेष मंत्र जानता था, चिप उतनी ही आसानी से विभिन्न प्रकार के मंत्र मॉडलों की तुलना कर सकता था। हालांकि अभिमन्यु को अभी भी बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए चिप द्वारा पढ़ाए गए मंत्रों को सुधार करने की जरूरत थी। फिर भी जीरो की मदद से वो प्रयोगों में कुछ समय तो बचा ही सकता था। प्रयोगों के दौरान चोट लगने का खतरा भी काफी कम हो जाता अगर जीरो उसकी मदद करता।
एक जादू के प्रयोग के दौरान प्रोफेसर तारा को चोट लग गई थी और उनकी ताकत कमजोर हो गई थी। साथ ही उनका चेहरा और शरीर हमेशा के लिए डैमेज हो गया था। जब जब उनकी आंख में घड़ी एक तय समय पर पहुंचती तो उन्हें हर बार इलाज करवाने की जरूरत पड़ती। अभिमन्यु ने अपनी ठुड्डी का सहारा लिया और सोचा, अन्य जादूगर ग्रुप्स में शामिल होना वास्तव में एक अच्छा विचार है। लाइट के जादूगर और काले जादूगरों के बीच सबसे बड़ा अंतर मंत्रों का ही था। वे एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि लाइट के जादूगर को यह पसंद नहीं है कि काले जादूगर दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें। इसके अलावा अगर मैंने सफेद कपड़े पहन लिए तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं भी लाइट का जादूगर हूं। मेरी दवाई बनाने की कौशल भी तो अच्छी है, वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। प्राचीन काल में सभी जादूगर सफेद कपड़े पहनते थे, बस थोड़ा सा फर्क केवल उनकी आस्तीन के पैटर्न का था। उन पैटर्न्स ने जादूगरों को रैंकों के आधार पर दर्शाया था। जब अंडरग्राउंड रेस के साथ युद्ध छिड़ा तो जादूगरों ने अंडरग्राउंड रेस में प्रवेश करने और वापस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने सफेद कपड़ों को काले कपड़ों में बदल लिया ताकि वे युद्ध के दौरान अंधेरे में छिप सके। जो जादूगर नुकसान पहुंचाने वाले मंत्रों में अच्छे थे उन्हें काले कपड़े दिए गए और उन्होंने उन मंत्रों पर शोध करने में अधिक समय देना शुरू कर दिया जिन्हें मारने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा उन्होंने छाया मंत्र और काले जादू के मंत्र भी बनाए। काले जादूगरों ने नेगेटिव एनर्जी कणों और नुकसान पहुंचाने वाले मंत्रों से निपटने में बहुत अधिक समय बिताया, इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी पर्सनालिटी ही बदल गई। उनके हाथों पर बहुत अधिक खून था और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कमाल के नुकसान पहुंचाने वाले मंत्रों में और ज्यादा सुधार किया जा सकता था। अग्रीमेंट पर सिग्नेचर होने के बाद काले जादूगर सतह पर वापस चले गए, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वे उन जादूगरों को नहीं मानते थे जो अभी भी सफेद कपड़े पहनते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि सफेद कपड़े युद्ध की जीत में योगदान नहीं देते। उन्होंने काले कपड़ों को सम्मान की निशानी के रूप में रखने का फैसला किया। ये सारी बातें अभिमन्यु ने स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ी थी। काले कपड़े वाले सफेद कपड़े वालों से नफरत करते थे, क्योंकि जब सब जगह शांति होती है, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो किसी को नुकसान पहुंचाने वाले शक्तिशाली मंत्रों की आवश्यकता भी नहीं होती। इसका मतलब है कि काले जादूगर सिर्फ तभी चमकेंगे जब युद्ध चल रहा हो, क्योंकि उनके काले कपड़े शक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। अभिमन्यु ने सोचा और लाइट के दोनों जादूगरों से मिले पाउच को खोल दिया। उसमें उसे केवल कुछ सस्ती मंत्र सामग्री मिली और रेणुका के पास कई मूल्यवान जादुई पत्थर। आखिर ये यहां कर क्या रहे थे? अभिमन्यु पाउच को देखते हुए बोला। अभिमन्यु को उनके पास से कुछ ही चीजें कीमती मिली, काले रंग का हार और रिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी का खाका। इन चीजों के अलावा उनके पास कुछ खास नहीं था। अभिमन्यु ने उन दोनों को देखा। वो खड़ा हुआ और सब कुछ अपनी हथेली में डाल लिया। सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों शवों को लेकर जहाज की छत पर ले गया। दोपहर में सुनहरी धूप ने जहाज की छत को एक चमकदार चमक के साथ कवर किया हुआ था और सूरज के नीचे समुद्र चमक रहा था। लहरें जहाज से टकरा रही थीं। अभिमन्यु शिवम और रेणुका की लाशों को रेलिंग तक ले आया। 2 भारी धातु के ब्लॉक उनके मुंह में डाले और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में उनके शव समुद्र में डूब गए। अभिमन्यु ने कपड़े के एक टुकड़े से अपने हाथ को साफ किया और उसने छत के चारों ओर देखा, पर कोई आसपास नहीं दिखाई दिया उसे। फिर वो जल्दी से अपने केबिन की तरफ चला गया। दीवारों पर लगे तेल के दीपक अभी भी दालान में रोशनी कर रहे थे, लेकिन हर जगह भयानक खामोशी छाई हुई थी। केबिन एरिया में 5 लेवल थे। अभिमन्यु पहले लेवल पर था और जादूगर स्टूडेंट्स चौथे या 5वें लेवल पर थे। वे लेवल मल्लाहों और जादूगर स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व थे। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद अभिमन्यु ने हवा में खून की बदबू को महसूस किया।
वो दालान से नीचे चला गया और अंत में लाशों का ढेर देखा। सभी जादूगर स्टूडेंट्स मारे गए थे। फर्श पर खून का एक बड़ा कुंड जमा हो गया था और खून के रंग को देखकर पता चल रहा था कि उन्हें कम से कम कई घंटे पहले मार दिया गया था। अभिमन्यु को पता था कि यह कालकीट का किया धरा है। इसका मतलब है कि उसने जहाज पर जितने भी लोग थे उन सभी को मारने की योजना बनाई थी। जब मैं लाइट के 2 जादूगरों से लड़ रहा था तब कालकीट ने सभी जादूगर स्टूडेंट्स को मार डाला। वो जानता था कि मुझे लड़ाई खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा। अभिमन्यु ने अपने आप से कहा। अभिमन्यु एक काला जादूगर था, लेकिन उसने कभी बेगुनाह को नहीं मारा। अभिमन्यु शवों के पास चला गया और उन्हें देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उन सबके शरीर से उनके अंग गायब हो रहे थे। पुरुष जादूगर स्टूडेंट्स के हाथ और छाती की मांसपेशियां गायब हो रही थीं, जबकि महिला जादूगर स्टूडेंट्स के स्तन गायब हो गए थे। यह ऐसा था जैसे किसी मजबूत जानवर ने उन्हें खा लिया हो। अभिमन्यु ने घावों की जांच की और कुछ महसूस किया। कालकीट का शरीर ज़ॉम्बीफाइड था, इसलिए सुइयां काम नहीं कर रही थीं उस पर। उसने उन लाशों के शरीर को नुकसान पहुंचाया। फिर वो खुद को किसी अजीब गैस में बदलकर लगभग बच निकला। मेरे लेजर फायरबॉल ने शायद उसे 40 डिग्री का नुकसान पहुंचाया होगा। मुझे तो लगता है कि एक टॉप योद्धा भी उसे संभाल नहीं पाएगा। शायद ये उसका टैलेंट स्पेल है। अफसोस की बात है कि मेरी मेटल मास्टरी में केवल मध्यम शरीर और जादुई रुकावटें हैं। अभिमन्यु बड़बड़ाया। उसने उन शवों की तलाशी ली। वो सबूत इकट्ठा करना चाहता था। इसके अलावा उसे उस लड़की का शव भी मिला जिसने उससे पहले बात की थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कालकीट ने पहले ही लड़की की विशेष जादुई वस्तु को छीन लिया है। अभिमन्यु ने बाद में अन्य लेवल्स की जांच की और पता लगाया कि इस जहाज के अन्य सभी लोगों को कालकीट ने मार दिया है या फिर वो जिंदा है। ज़ॉम्बीफाइड कालकीट ने अधिकांश लाशों की मांसपेशियां खा ली थीं। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु के पास इतनी बेतुकी शक्तियां होंगी। अभिमन्यु ने पूरे जहाज की फिर से जांच की। उसने पाया कि जहाज पर केवल वही बचा है। उसने कालकीट और लाइट के 2 जादूगरों को मार डाला, इसलिए उसे अपने ग्रुप से बचने का एक रास्ता खोजना पड़ा। ज्यादातर ग्रुप या जादूगर परिवार अपने सदस्यों का बदला तो लेंगे ही। हालांकि लाइट के जादूगर कमजोर ग्रुप से आए थे, फिर भी अभिमन्यु ने सावधान रहने का फैसला किया। सबसे पहले तो उसने योजना बनाई कि वो बंदरगाह से उतरेगा और जमीन पर 6 रिंग हाई टावर की यात्रा करेगा। ये जहाज तो अपने आप अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, इसलिए अभिमन्यु ने पहले उतरना ही ठीक समझा। इंजन कक्ष में वेल अपने आप आगे बढ़ जाएगी, इसलिए वो जहाज से पहले ही कूदना चाहता था। कई महीने बाद शाम को एक विशाल जहाज धीरे धीरे अंधेरे में कभी ना खत्म होने वाले समुद्र पर आगे बढ़ रहा था। वो तेज लहरों में हिचकोले खा रहा था। अभिमन्यु जहाज के धनुष पर खड़ा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। उसने खुद को जहाज के मस्तूल से बांध लिया जो लंबा और चौड़ा था। उसके लंबे बाल और काले लबादे गरजती हवा में उड़ रहे थे। इस ठंडक और नमी ने उसे एक अप्रिय एहसास के साथ छोड़ दिया था। जहाज लहरों की चपेट में आने से उसका शरीर बगल की ओर झुक रहा था। उन 3 जादूगरों के साथ हुई लड़ाई के बाद आगे और कुछ नहीं हुआ। जहाज अब अगली बंदरगाह के करीब पहुंच रहा था। हाल ही में अभिमन्यु ज्यादातर समय धनुष पर खड़ा रहा। दरअसल वो उन बीन बजाने वालों से फिर से मिलना चाहता था, क्योंकि वो उस क्षेत्र में पहुंचा था जहां फ्यूचर पर हमला हुआ था। उसकी योजना अधिक हार्पी रक्त इकट्ठा करने की थी और यह उसके लिए सबसे अच्छा मौका था। अरे यह तो अफसोस की बात है कि बीन बजाने वाले नहीं आए, लेकिन जहाज पर यह तूफान आ गया। अभिमन्यु ने फिर से सोचा। उसने रेलिंग पकड़ ली और आगे की स्थिति की जांच करने के लिए आगे झुका। एक भयंकर बिजली ने समुद्र की सतह को चमका दिया। सेम के आकार की बारिश की एक बूंद अभिमन्यु के सर के पिछले हिस्से से टकराई।
खतरनाक रूप से नीचे गिरने के कई सेकंड बाद इसने अभिमन्यु की त्वचा पर जमना शुरू कर दिया। अभिमन्यु के काले कपड़े पानी में भीगे हुए थे। हालांकि बारिश ने उसके शरीर पर एक ठंडा एहसास छोड़ दिया, लेकिन उसे सर्दी लगने की चिंता नहीं थी। आगे देखते हुए उसने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था। काला सागर कभी ना खत्म होने वाली एक मंजिल की तरह लग रही थी। यह जहाज कभी बाईं ओर झुकती तो कभी दाईं ओर। दुनिया लगभग उलट पलट हो रही थी। अभिमन्यु जहाज के धनुष पर टिका रहा और तभी उसने सामने कुछ अजीब सा देखा। समुद्र की सतह पर धीरे धीरे किसी प्राणी की एक पीठ दिखाई दी। अभिमन्यु ये कैसे अनजाने सफर पर निकल पड़ा है? समुद्र से ये कौन सी नई मुसीबत निकलकर अभिमन्यु को चुनौती देने वाली है? ये 1000 मीटर लंबी व्हेल थी, जिसकी पीठ पर काले कांटों की पंक्तियां थी, जिसका आकार एक औसत भाले का था और वो बहुत तेज थी। व्हेल की आंखें संकरी थीं और पीले रंग की चमक में लिपटी हुई थी। व्हेल की तुलना में जहाज एक छोटे से बॉक्स की तरह लग रहा था। अभिमन्यु जोर से सांस ले रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने पर लगा रखा हो। उसने व्हेल को देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। ये तो इचिनेट व्हेल है, ये कैसे संभव है? अभिमन्यु ने इस भयानक राक्षसी को पहचान लिया। एक व्हेल जो कि 1000 मीटर लंबी है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे लगा था कि किताब में मजाक में लिखा है। यह सोचते हुए अभिमन्यु ने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने किताब पर इचिनेट व्हेल के डेटा को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। व्हेल धीरे धीरे वहां से गुजरी। गनीमत रही कि स्पाइक्स जहाज पर नहीं लगे। जहाज शायद व्हेल के लिए सिर्फ एक प्लवक था, क्योंकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। समुद्र में बारिश हो रही थी। अभिमन्यु धनुष पर खड़ा हो गया और व्हेल को गुजरते हुए देखा। जहाज अपनी पीठ के केंद्र से बहुत दूर था, लेकिन जो लहरें वहां आई उसने अभी भी जहाज को कई बार घुमाया। 2 घंटे बाद व्हेल आखिरकार अभिमन्यु की आंखों से गायब हो गई। उसने एक लंबी सांस ली और राहत महसूस की। वो चिंतित था कि व्हेल जहाज को डुबो न दे। साथ ही व्हेल के साथ तूफान भी तेजी से चला गया और समुद्र की सतह शांत हो गई। वहां की हवा भी कमजोर हो गई थी। तो यह बात सच है, इचिनेट व्हेल तूफान की शक्ति को खा सकती है। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। गलती हो गई मुझसे। अभिमन्यु बुदबुदाया। उसने एक घटना के बारे में किताब में पढ़ा था कि एक जादूगर स्टूडेंट ने एक बार व्हेल को नाराज कर दिया और उस व्हेल ने गुस्से में जहाज को कुचल दिया। इस ह्यूमंगस व्हेल के पास प्राचीन जीवों में सबसे प्राचीन खून था। हालांकि वे मजबूत थे, लेकिन फिर भी वे आमतौर पर किसी भी हमले की शुरुआत नहीं करते थे। जादूगर स्टूडेंट्स ने एक छोटी व्हेल पर हमला किया जो कि एक इचिनेट व्हेल का रिश्तेदार था, और इचिनेट व्हेल ने जहाज पर सभी को मार डाला, जिसमें कई सामान्य जादूगर भी शामिल थे। यह ऐसा था जैसे तूफान कभी आया ही ना हो। अभिमन्यु ने राहत महसूस की कि वो चला गया। उसे नहीं पता था कि अगर व्हेल ने जहाज को निशाना बनाया होता तो क्या होता। अभिमन्यु ने महसूस किया कि इस दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर कई लोग या जीव थे। उसे सुधार करते रहने की जरूरत थी। 3 दिनों बाद दोपहर का समय था। जहाज एक उजाड़ बंदरगाह पर धीरे धीरे रुक गया। लंबे भूरे बालों वाला एक युवक हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर जहाज से कूदा। वो पत्थरों से ढके समुद्र के किनारे पर उतरा। उसके हाथों और पैरों पर मेटालिक चांदी की चमक दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु ने अपने पैरों से समुद्र के किनारे पर 2 छोटे छोटे गड्ढे बनाए। साथ ही जल्दी से जंगल की ओर चलने से पहले उसने अपना सर घुमाया और 1 सेकंड के लिए जहाज को देखा। थोड़ी देर बाद जहाज की छत से गहरा काला धुआं उठ गया और केबिन में आग की लपटें उठने लगी। मस्तूल और पाल सब जलने लगे। आग की लपटें आसमान में फैल गईं। आग ने पूरी बंदरगाह को रोशन कर दिया। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर इस पार नहीं देखा।
वो पहाड़ी पर चढ़ गया और आगे झाड़ी में गायब हो गया। अभिमन्यु ने उस बंदरगाह की यात्रा करने की योजना बनाई जब वो फ्यूचर जहाज पर पहली बार रुका था। वो बंदरगाह 6 रिंग हाई टावर के करीब थी। उसने सबसे पहले फ्यूचर के मल्लाह के साथ बात की थी और सीखा था कि मेरुसु बंदरगाह पर पहुंचने से पहले उसे केवल 2 मध्यम आकार के देशों में जाने की जरूरत है। साथ ही यहां आसपास कई जादूगर ग्रुप्स भी थे। अभिमन्यु ने समुद्र किनारे पर अपनी दिमागी शक्ति को ध्यान लगाने में 3 साल बिताए थे और वो पहले ही गैस स्टेज पर पहुंच गया था। हालांकि अभी भी लिक्विड स्टेज तक पहुंचने से वो बहुत दूर था। वो जादूगरों की जमीन पर लौट आया क्योंकि तक्षशिला महाविद्यालय के आसपास बमुश्किल कोई अनोखी सामग्री मिली थी उसे। यहां कई जादूगर गुफाएं थीं और वो केवल कुछ जादूगर ग्रुप्स में ही आवश्यक दवाई पा सकता था। उन्हें जिस दवाई की आवश्यकता थी उसे द ट्री किलर कहा जाता था। उसे बाजारों में खोजने का कोई रास्ता नहीं था। केवल अभिमन्यु को दवाई के बारे में पता था कि यही उसका नाम था। उसके पास कोई फॉर्मूला नहीं था और उसे पता नहीं था कि आखिर ये सामग्री क्या है। उसकी मुख्य योजना 6 रिंग हाई टावर की यात्रा करने की थी। उसने सोचा कि अच्छा होगा यदि वो कल्पना गियर का रहस्य और दवाई का फॉर्मूला वहां खोज सके। हालांकि जहाज पर 3 जादूगरों को मारने के बाद चीजें थोड़ी बदल गई थीं। अभिमन्यु को पता था कि काले कपड़े का ग्रुप उसके पीछे पीछे जाएगा। 2 सफेद कपड़े वाले वो जादूगर एक छोटे से ग्रुप के थे, इसलिए वो उनके बारे में इतना चिंतित नहीं था। एक सुनसान जंगल के अंदर सुबह की धुंध चारों ओर फैल गई और वहां जीव जंतु गरज रहे थे। एक लंबा और मजबूत आदमी धीरे धीरे मुड़े हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसने गहरे लाल रंग का शिकार सूट पहना हुआ था और उसकी पीठ पर 2 मीटर लंबा धातु का धनुष था। उस व्यक्ति के एक हाथ में काला बैग और दूसरे में क्रॉस गार्ड तलवार थी। तलवार की ब्लेड पर अभी भी खून के निशान थे। उसके लंबे भूरे बाल धुंध से भीगे हुए थे जो उसके कंधों पर फैले हुए थे। अभिमन्यु के जंगल में प्रवेश करने का यह 4था दिन था। उसने रास्ते में अन्य लोगों के पैरों के निशान का पीछा किया, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। जमीन पर पड़ी मिट्टी गीली और चिपचिपी थी। अभिमन्यु की आंखों के सामने नीली रोशनी के बिंदु चमकते रहे। अचानक अभिमन्यु के बाईं ओर से एक तेज आवाज आई। वो बाईं ओर मुड़ा और तुरंत तलवार से वार कर दिया। एक छोटा सा जानवर उससे टकरा कर उड़ गया और किनारे एक पेड़ से जा टकराया। वो थोड़ी देर तक संघर्ष करता रहा और मर गया। अभिमन्यु पेड़ के पास गया। ये एक मोटा सफेद खरगोश था। खरगोश एक इंसान के सिर के आकार का था और उसकी आंखें खूनी लाल थीं। साथ ही होठों के चारों ओर सांप जैसे 2 लंबे दांत देखे जा सकते थे। अभिमन्यु ने जैसे ही खरगोश को पेड़ पर देखा, उसने उसे तलवार से खींच लिया। उसने खरगोश को पेड़ से नीचे उतारा, कुछ सूखी डालियां इकट्ठा की और एक छोटा सा कैंप फायर लगाया। उसकी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ कैंप फायर जल गया और धुंध में हल्की हल्की धुंधली सी लौ दिखने लगी। अभिमन्यु द्वारा कैंप फायर करने के बाद धुंध कुछ कम हो गई। उसने खरगोश की पूरी सफाई की और अपनी क्रॉस गार्ड तलवार से फिर से उसे तिरछा कर दिया। उसने हत्थे को कसकर पकड़ लिया और खरगोश को आग में भुनने के लिए तलवार घुमाने लगा। अभिमन्यु ने अपनी बेल्ट से पानी की एक बड़ी थैली निकाली और कुछ पानी पिया। उसमें पानी खत्म होने वाला था। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। वो बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन आसपास बहुत झाड़ियां नहीं थी। वहां पर अंधेरी जमीन सूखे पत्तों और शाखाओं से ढकी हुई थी। वो आगे के क्षेत्र में घास भी देख सकता था। पेड़ के तने चौड़े और ऊंचे थे। वे वहां जंगल के रखवालों की तरह खड़े थे। अभिमन्यु ने भुने हुए खरगोश के टुकड़े को खंजर से काटा और खाना शुरू कर दिया। अभिमन्यु ने अचानक भुने हुए खरगोश को नीचे रख दिया और पलट गया। उसकी आंखों के सामने एक नीली बत्ती चमक उठी। जीरो ने एक अनजान खतरे का पता लगाया जो निकट आ रहा है। अभिमन्यु ने एक धुंधली काली छाया को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी काले कपड़े पहने हुए था
अभिमन्यु चौकन्ना होकर खड़ा हो गया और उसने अपने धनुष को पकड़ लिया। वो उस काली छाया को घूरते हुए लड़ाई की तैयारी करने लगा। सूखे पत्तों पर चलते हुए वो आदमी अभिमन्यु की ओर आ रहा था। अभिमन्यु ने एक लंबी सांस ली तो उसे एक सड़ी हुई लाश की गंध चारों ओर से आने लगी। उसके भाव बदल गए। उसने झट से लाल पत्ते का एक टुकड़ा निकाला और उससे अपनी नाक को ढक लिया। द लाइट ऑफ थॉर, वो यहां कैसे? अभिमन्यु को परछाई की साफ आवाज से लग रहा था कि यह किसी युवती की आवाज है। अभिमन्यु ने उस पत्ती को जमीन पर गिरा दिया। उसने धनुष की डोरी को पूरी तरह खींचा और एक काले धातु का तीर बनाया। सुनिए, लाइट ऑफ थॉर, वो क्या चीज है और आप कौन है? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, अभिमन्यु ने शांत स्वर में पूछा। मुझे पता है कि तुमने जहाज पर कालकीट को मार डाला है। क्या मैं सही कह रही हूं? थॉर की रोशनी मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। कालकीट लिक्विड हालत में है। जब वो लाइट के 2 जादूगरों से लड़ रहा था तो आपने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, है ना? उस महिला जादूगर ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। वो महिला धीरे धीरे बोलते हुए अभिमन्यु की नजरों के सामने आ गई। उसकी आंखें तेज हरे रंग की थी। उसके होंठ, आंख और उसका लंबा चोगा सब काला था। उसकी त्वचा पीली थी और ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी कब्र से उठकर आई हो। वो अभिमन्यु से करीब 10 मीटर की दूरी पर खड़ी थी और उसे चुपचाप देख रही थी। उसका चेहरा सुंदर था लेकिन अभिमन्यु उसकी आंखों में कोई भाव नहीं देख पा रहा था। मेरा नाम अंतरा है, उस जादूगरनी ने कहा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। अभिमन्यु ने गुस्से भरे चेहरे से अंतरा को देखा। लाइट ऑफ थॉर एक सिल्वर चेस्ट आर्मर है। इसे छुपाना बंद करो। मुझे तुम्हारे शरीर से कालकीट की आखिरी सांस की बदबू आ रही है। यह कहते हुए भी अंतरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं हुआ। अभिमन्यु कुछ देर रुका और फिर वो मुस्कुराकर बोला, ठीक है, हाँ, मैंने कालकीट को मार डाला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई ट्रैक कर सकता होगा। मुझे पता है कि तुम यहां कालकीट का बदला लेने के लिए नहीं आई हो, लेकिन मुझे यह बात तुम्हें ईमानदारी से बतानी होगी कि मुझे जो लाइट ऑफ थॉर मिली है ना, वो असली नहीं है, वो नकली है। नकली है या नहीं, ये मेरी चिंता है। तुम उसे मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने मंत्रों की शक्ति दिखाऊंगी। अंतरा ने अभिमन्यु को रोकते हुए कहा। ऐसा है क्या? अभिमन्यु पेड़ के पास रखे काले बैग के पास चला गया। मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूं, तुम्हें यकीन हो जाएगा, देख लो। अभिमन्यु ने लात मारकर उस बैग को अंतरा की ओर भेजा। वो बैग लुढ़कते हुए ठीक अंतरा के सामने रुक गया। अंतरा ने उसे उठाया और नकली लाइट ऑफ थॉर को निकाला। उसने अपना दाहिना हाथ कवच की पीठ पर रखा। सही कह रहे हो तुम, ये नकली ही लग रही है, अंतरा ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोला। अच्छा, तब हमारे लड़ने का कोई मतलब नहीं है ना? यह कहकर अभिमन्यु मुस्कुराया। मुझे बताओ कि असली वाला कहां है? अंतरा ने कवच को जमीन पर गिरा दिया और अभिमन्यु से पूछा। अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो गई और उसके भाव गंभीर हो गए। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैंने इस जहाज पर जो भी हासिल किया है वो तुम्हारे सामने है और मुझे वहां कोई सुराग नहीं मिला कि ये असली है या नकली, और फिर असली वाला कहां है मुझे नहीं मालूम। रुको, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे खिलाफ लड़ाई जीत सकती हो? ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? यह बोलकर अभिमन्यु ने कुछ एनर्जी कणों को हवा में छोड़ दिया। अंतरा के चेहरे पर एक दिलचस्प भाव आया। उसने कहा, तुमने अभी अभी स्वीकार किया है कि तुमने ही कालकीट को मार डाला था, किया है कि नहीं? अगर ये सच है तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नई दवाई डाल दूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो हंसी। अचानक अंतरा के शरीर से तेज आवाजें आने लगी। अंतरा ने अपने हाथ नीचे कर लिए और उसके पैरों से घना काला धुआं उठने लगा। उसके लंबे काले कपड़ों से भी धुआं निकलने लगा। घास, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी वो छूती
वो सब काले पानी के कुंड में बदल जाते। वो काला पानी कुछ ही सेकंड में सूख जाता और धुएं का हिस्सा बन जाता। स्याही के रंग का धुआं तेजी से पूरे एरिया में फैल गया और एक काले घेरे ने सभी पेड़ों, झाड़ियों और घासों को ढक दिया। अंतरा अचानक एक घेरे के अंदर थी। ऐसा लग रहा था कि स्याही की एक बूंद हरे कपड़े के एक बड़े टुकड़े में डूबने के बाद फैलने लगी हो। अभिमन्यु धीरे धीरे पीछे हटा और धुएं को हवा में लहराते हुए देखा। उसने झट से तीर चला दी। काले तीर ने हवा में एक लाइन खींची और अंतरा के शरीर पर बड़ी ताकत से हमला हुआ। हालांकि अंतरा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई, फिर भी उसका शरीर कुछ ही सेकंड में जलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघल गया। उसका चेहरा गायब हो गया, चिपचिपे काले लिक्विड की बूंदों में बदल गया और उसके पैरों को काली छाया ने अपने घेरे में ले लिया। अंतरा तुरंत ही काले धुएं में गायब हो गई। केवल उसके काले कपड़े वहीं जमीन पर पड़े रह गए। अभिमन्यु ने अपना दांत पीसा और पीछे हट गया। उसने जो तीर छोड़ी थी उसे पहले ही धुएं ने निगल लिया था और काले लिक्विड के एक छोटे से पूल में बदल दिया था। उसके वहां पहुंचने से पहले ही धुआं अलग हो गया। इसमें से कुछ ने अभिमन्यु का रास्ता भी रोका था। वहां मौजूद छोटे छोटे पेड़ अब पिघलने लगे। अधिकांश घास और सूखे पत्ते पहले ही धुएं का हिस्सा बन चुके थे। अभिमन्यु ने अपनी थैली से एक चमकता हुआ हरा दिल निकाला। उसने कुछ मंत्रों का जाप किया। बूम! कौन है ये जादूगरनी अंतरा और अचानक वो कहां गायब हो गई है? अगर काल कीट से मिला कवच नकली है तो फिर असली कवच कहां है? अगले ही पल हरे रंग की लौ की एक बांह के आकार की किरण दिल से निकली और काले धुएं में समा गई। हरी लौ चमक उठी। उस रोशनी में अभिमन्यु ने देखा कि अंतरा धुएं में गायब हो चुकी थी। अभिमन्यु के भाव बदल गए। अचानक उसके पीछे हरे धुएं का एक गोला दिखाई दिया और मानव आकार की परछाई में बदल गया। अंतरा अभिमन्यु को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो अचानक घुमा और आगे बढ़ा। बच गई मैं। अंतरा की आवाज हवा में गूंज गई। तुम्हें मरना होगा अंतरा! अभिमन्यु जोर से चिल्लाया। चांदी की धातु का लिक्विड उसकी त्वचा से रिसने लगा और उसके चारों ओर हवा में तैरने लगा। धातु का लिक्विड एक साथ इकट्ठा हो गया और छोटे चाकू में बदल गया। अभिमन्यु ने अपना हाथ हवा में लहराया और उन चाकुओं को बिजली की तरंग से ढक दिया। बिजली की चिंगारी का शोर तेज था और चमकदार नीली रोशनी ने अभिमन्यु के चेहरे को रोशन कर दिया। हाथ हिलने के बाद सारे चाकू उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। चाकू तेजी से और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन चाकुओं ने अभिमन्यु के चारों ओर एक घेरा सा बना दिया। काले धुएं के चाकुओं को छूते ही चाकू गायब हो गए, लेकिन उन चाकुओं पर लगाई गई बिजली एनर्जी के कारण धुएं को नुकसान तो हुआ था, धुआं कमजोर हो रहा था। चाकुओं से हमला होने के बाद काला धुआं और अधिक फैलने लगा। अगले ही पल अभिमन्यु ने हवा में हाथ उठाया। तैरते हुए धातु के लिक्विड के एक हिस्से ने जल्दी से उसके सामने एक खोल के आकार का घेरा बना लिया। अंतरा अजीब तरह के मंत्रों को तेजी से पढ़ रही थी। अभिमन्यु के लिए ये कोई जानी पहचानी भाषा नहीं थी। अब अभिमन्यु ने भी जादुई मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक अभिमन्यु के आसपास का तापमान बढ़ गया। उसे काले धुएं में रहस्यमयी हवा की गर्मी की लहरें महसूस होने लगी। जैसे ही धुआं पास आया, अभिमन्यु ने मंत्र को बोलना लगभग समाप्त कर दिया। टंग! अचानक अभिमन्यु का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण रोका, वहां फैली गर्मी सेकंड्स में गायब हो गई। सारे काले धुएं एक साथ जमा हो गए। अभिमन्यु का सिल्वर बैरियर और घूमने वाले चाकू जमीन पर ऐसे गिरने लगे जैसे आसमान से उनकी बारिश हो रही हो। उस विशाल जंगल के विपरीत दिशा में एक काली चट्टान थी। वहां एक बूढ़ा आदमी काले कपड़े पहने हुए चट्टान पर खड़ा होकर समुद्र को देख रहा था। उस आदमी के बाल सफेद उलझे हुए थे, लेकिन उसकी दाढ़ी और भौहें लाल रंग की थी।
उसका भूरा चेहरा अनगिनत झुर्रियों के साथ भरा हुआ था। बूढ़े के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसकी छाती के सामने सिर के आकार की सोने की प्लेट तैर रही थी। प्लेट ट्रांसपेरेंट थी और धीरे धीरे घूम रही थी। उसकी सतह पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जिन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल था। तुमने मेरे प्रिय स्टूडेंट के साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। वो बूढ़ा आदमी बुदबुदाया। उसकी आंखें चट्टान से हजारों मील दूर युद्ध के मैदान पर जाकर रुकी हुई थी। अचानक उसने सोने की प्लेट की सतह को हल्के से छुआ। डोंग! तेज और कानों को चुभने वाली आवाज जंगल में गूंजती रही, जिसे अभिमन्यु ने सुना। अभिमन्यु इस जादुई लड़ाई की वजह से अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसने इस लड़ाई में कुछ ताकत खो दी थी, जिसके कारण उसे पीछे हटना पड़ा। अभिमन्यु के सामने चांदी का बैरियर काले लिक्विड के कुछ कुंड में बदल गया और जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी इसने काले धुएं को अपने तक पहुंचने से रोक दिया था। ये क्या हो रहा है? मैं इतना कमजोर नहीं हो सकता। अभिमन्यु ने अपने दाहिने हाथ को देखकर जोर से कहा। काले धुएं की एक छोटी मात्रा ने उसकी पहली उंगली की नोक को ढक लिया और काला लिक्विड घाव से नीचे गिर गया। अभिमन्यु ने अपने दांत पीस लिए और अपने बाएं हाथ से आने वाले काले धुएं की ओर इशारा किया। हथेली के पंख फड़फड़ाने लगे। उसी वक्त उसके शरीर को एक खतरनाक साए ने घेर लिया। अंतरा ने अचानक हुए इस बदलाव को महसूस किया और तुरंत पीछे हटने की कोशिश करने लगी। काला धुआं अभिमन्यु से दूर जाने लगा। दरअसल अंतरा उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अभिमन्यु को हाथ उठाते देख उसके हाव भाव बदल गए। वो पीछे हट गई और अभिमन्यु की पीठ पर थोड़ी मात्रा में धुआं भेजकर वापस अपनी जगह पर लौट आई। अभिमन्यु ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग करके वो सिग्नेट को एक्टिवेट करने ही वाला था कि तभी डोंग! उसने फिर से जंगल में शोर सुना, जिसे उसने सुनकर एक बार फिर अनसुना कर दिया। अचानक अभिमन्यु कराह उठा। उसकी पीठ काले धुएं से टकरा गई थी और उसके पैर सुन्न हो गए थे। उसके घाव से हरा धुआं उठा और उसमें से पटाखों के जलने जैसी आवाज पैदा होने लगी। वो सिग्नेट को पूरी तरह से एक्टिवेट करने में नाकामयाब हुआ। कई ट्रांसपेरेंट तरंगे हवा में फैल गईं और कुछ पीछे हटने वाले काले धुएं को उड़ा दिया। अभिमन्यु की पीठ पर बचा हुआ धुआं भी अब खत्म हो गया था। इस बार अंतरा ने चारों ओर देखते हुए हमला किया था। ये हमला तो बेहद करीब था, हालांकि मेरे पास उसे चोट पहुंचाने का यही एक मौका था। ये सोचते हुए अंतरा के चेहरे पर सुकून के भाव थे। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया। काला धुआं फिर से हवा में इकट्ठा हो गया और अभिमन्यु की ओर चल पड़ा। अब अभिमन्यु के पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अभिमन्यु धुएं से भागता रहा। वो महसूस कर सकता था कि किसी ने उस पर एक अजीब सी एनर्जी तरंग का प्रयोग कर दिया है और हर बार जब वो हमला करने या बचाव करने की कोशिश करता है तो ये लहरें उसे रोक देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये विशेष एनर्जी तरंग आसानी से उसके डिफेंसिव फोर्स के इलाके में घुस गई थी। जीरो, क्या मेरे लिए इस एनर्जी तरंग को खत्म करना संभव है? भागने की दिशा दिखाओ। अभिमन्यु ने भागते भागते जीरो से पूछा और काले धुएं में से कई हमलों को चकमा दिया। मास्टर अभिमन्यु, आपको ईस्ट की ओर जाना चाहिए, यही अच्छा ऑप्शन है। जीरो ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने अपने क्रॉस गार्ड तलवार को हवा में फेंक दिया और अब वो तलवार उसके सामने चांदी की ढाल में बदल गई। वो ईस्ट की ओर मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? अंतरा की आवाज इंसान के आकार के धुएं से आई। उसने पूरी गति से अभिमन्यु का पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे थॉर की रोशनी दे दो। उसकी आवाज बदल गई थी। अब वो एक भारी तेज आवाज में बदल गई थी जो किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी। अंतरा ने खुद को एनर्जी रूप में बदल लिया था।
अगर मैं उस पर सिग्नेट से हमला करने में कामयाब हुआ तो कम से कम वो अपने लड़ने की क्षमता खो देगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एनर्जी तरंग है क्या, ये मेरे बल क्षेत्र में कैसे घुस सकता है। ये सोचते हुए अभिमन्यु थोड़ा चिंतित था। उसने जल्दबाजी में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ये हवा के मंत्रों में से एक था जिसे उसने स्कूल से खरीदा था। यह ढलाई से नीचे उतरने वाले व्यक्ति की गति को बढ़ा सकता है। अभिमन्यु ने अपने जूतों की गति को जादू से बढ़ाया और उसकी गति बहुत तेज हो गई। वो लगभग काले धुएं के समान गति से यात्रा कर रहा था। अंतरा अभी भी मानव आकार के धुएं के रूप में थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वो पुरुष की आवाज में तेज चिल्लाए। मुझे समझ नहीं आया, कलिकट तुम जैसे कमजोर जादूगर से कैसे हार गया। अंतरा ने अभिमन्यु की ओर भागते हुए बोला। अभिमन्यु ने अंतरा के ताने को नजरअंदाज किया और आगे दौड़ता रहा। अजीब एनर्जी तरंग द्वारा किया गया शोर तेज होता जा रहा था और अभिमन्यु को कुछ भी सोचने से रोक रहा था। जीरो, मेरी जितनी भी सेंसेस हैं उन सबको बढ़ा दो। अभिमन्यु ने जीरो को आदेश दिया। बूस्ट मोड चालू हो रहा है। स्पेशल मेंटलिटी टनल का पता चला। बूस्टिंग चालू, बूस्टिंग चालू। जीरो ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अभिमन्यु की आंखों के सामने अनगिनत नीली रोशनी के बिंदु चमक उठे। उसकी दिमागी शक्ति उबल रही थी और चिल्ला रही थी। अजीब एनर्जी तरंग अभिमन्यु को उसके दिमाग से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु की आंखों की रोशनी धुंधली हो रही थी। किनारे के पेड़, जमीन पर सूखे पत्ते और सूरज की रोशनी सब उसे धुंधले नजर आने लगे। अभिमन्यु समझ सकता था कि उसके पिरोए एनर्जी कण एक रहस्यमयी सुरंग से गुजर रहे हैं और अपने स्थान से कहीं दूर पहुंच रहे हैं। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक ऊंची काली चट्टान पर अपने एनर्जी कणों के साथ कुछ कर रहा है। तू बड़ा भाग्यशाली निकला, भाग्यशाली कमीने, बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज अभिमन्यु के दिमाग में गूंज रही थी। इस वक्त अभिमन्यु कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने बूढ़े आदमी को दूर जाते हुए देखा। किसी मजबूत शक्ति द्वारा उसे वापस उसके साकार शरीर में खींच लिया गया था। उसे लगा जैसे उसने जो नजारा देखा वो एक सपना है। ये एक बेचैन कर देने वाला आउट ऑफ बॉडी अनुभव था। अभिमन्यु अभी भी आगे चला जा रहा था। उसके पीछे आसपास के पौधों में धुएं का शोर था। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था क्योंकि उसका चेहरा तेज हवा से उड़ रहा था। लाल भौहें और दाढ़ी, अभिमन्यु अपने आप में बड़बड़ाया। चारों ओर के शोर ने आखिरकार उसके सिर को दर्द से भर दिया। अभिमन्यु अब थकने लगा था। वापस लौटो, पीछे से अंतरा की आवाज आई। अभिमन्यु के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने अपने पैर हिलाए और अचानक घूम गया। उसके चेहरे के बाईं ओर चांदी के 3 निशान धीरे धीरे दिखाई देने लगे। काले धुएं को निशाना बनाते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक खतरनाक आग का गोला इकट्ठा हो गया जो मानव के सिर के आकार के बराबर था। जाओ, आग का गोला जाओ, ये बोलते हुए अभिमन्यु ने खतरनाक आग की लौ को आगे बढ़ाया। आग के गोले ने हवा में एक सीधी रेखा खींची। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीर आसमान में उड़ रहा हो। अब अंतरा के पास कुछ करने का समय नहीं बचा था। उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो आग का गोला सीधे उसके शरीर पर जा लगा। ओम! जंगल में अंतरा की तेज आवाज गूंज उठी। आग के लपटों से काला धुआं उड़कर झाड़ियों में फैल गया। पूरा इलाका धुएं और आग की चिंगारियों से भर गया और पूरे जंगल में धुआं धुआं हो गया। अंतरा के शरीर के ठीक बीच में विस्फोट के समय आग का एक गोला तेज गति से घूम रहा था। चारों ओर सब कुछ जल रहा था। लौ ने जल्दी से सारी काली शक्ति को दूर भगा दिया और जमीन पर मौजूद काले लिक्विड को
साफ कर दिया। अब अभिमन्यु ने अपना बायां हाथ उठाया और हथेली से अंतरा को निशाना बनाया। उसकी हथेली पर 2 काले पंख फड़फड़ाने लगे। वो आग से निकलती अंतरा की चीखों को सुन सकता था। नहीं! चिल्लाती हुई अंतरा की आंखों में डर था। मुझे मत मारो! वो पागलों की तरह चिल्लाई। उसी वक्त अभिमन्यु को कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। हरे धुएं से बनी एक खोपड़ी उसके शरीर के सामने प्रकट हुई और उसने धीरे से अपना मुंह खोला। बूम! अभिमन्यु द्वारा बनाया गया आग का वो गोला फिर से फट गया और खोपड़ी पर जा लगा। अगले ही पल एक छोटी काली एनर्जी से भंवर सा बन गया था। अभिमन्यु थोड़ा आगे कूद गया। इस काली एनर्जी ने अभिमन्यु को मजबूर कर दिया कि वो सिग्नेट को सक्रिय करना बंद कर दे और चारों ओर का काला धुआं लगभग गायब हो गया। बचा हुआ धुआं जमीन पर इंसान के आकार का बन गया। ये जादूगर अंतरा थी। उसकी बाहें उखड़ चुकी थी और उसके सीने में एक बड़ा सा छेद हो गया था। उसके चेहरे का बायां हिस्सा काला हो चुका था, झुलस गया था। मेरा प्यारा चेहरा! ये बोलते हुए वो कांप रही थी। अभिमन्यु ने उसे शांति से देखा और अपनी पीठ से धातु का धनुष पकड़ लिया। कोई आखिरी शब्द है तुम्हारे? कुछ कहना चाहती हो तो बोल दो। अभिमन्यु ने अंतरा से हल्के स्वर में बोला। अंतरा ने उसकी आवाज सुनी और धीरे से अपना सर उठाया। अभिमन्यु ने धनुष पर एक काले धातु का तीर बनाया। अगले ही पल तीर एक काले तार में बदल गया और अंतरा के माथे के ठीक बीच में जाकर लगा। नहीं! अंतरा दर्द से चिल्लाई। तीर की नोक धीरे धीरे उसके माथे में जाने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। अंतरा का शरीर जलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघल गया। जमीन पर गिरते ही उसकी त्वचा, चेहरा और पैर सफेद या काले मोम की बूंदों में बदल गया। मोम जमीन पर उतरा और हरी घास सेकंड में पीली हो गई। मोम के कुंड पर कुछ हरा धुआं उठने के बाद खट्टी मछली और बदबूदार गंध हवा में भर गई। अब अंतरा गायब हो चुकी थी और जमीन पर केवल एक लंबा काला कपड़ा बचा था। इस बार शायद वो सच में हमेशा के लिए गायब हो गई थी। अभिमन्यु ने अपनी पीठ पर लंबा धनुष वापस रखा और अपने बाएं हाथ से अपना मुंह ढक लिया। क्या अंतरा अभी भी जिंदा है? कौन है वो बूढ़ा आदमी? क्या अभिमन्यु उसके अगले वार से बच पाएगा?